सो हे गाइस, ये मेरी पहली नहीं पहली तो नहीं कहूँगा मैं इसे, हाँ ये मेरी शायद चौथी या पांचवी मांगा एक्सप्लेनेशन की वीडियो होगी। इसके पहले जितने भी मैंने मांगा एक्सप्लेन करी है उसमें मैं मतलब इतना ज़्यादा मुझे आता नहीं था कैसे क्या करते हैं, और इतना ज़्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं करी मैंने। पर हाँ, आज से मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में मैं मांगा को एक्सप्लेन करूँ, मानवा को एक्सप्लेन करूँ, और जितना हो सके उतने जल्दी मैं वीडियो को लाने की कोशिश भी करूँगा। तो चलो ठीक है, अब बिना किसी देरी का हम इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर एक अलग ही जगह पर खड़ा हुआ होता है। उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। वो अपने सामने जैसे ही देखता है वहाँ पर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, हर जगह धुआं ही धुआं था। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन तभी उसे उस धुएं के अंदर किसी की परछाई दिखती है। जैसे ही वो ध्यान से देखता है वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था, और वो इंसान देखने में एकदम मिथिकल गॉड जैसा दिख रहा था। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा एवेस के आखिरी में इंतजार करूंगा। और इतना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर की जो आंखें होती हैं वो खुल जाती हैं। इसका मतलब कि वो ये सब अपने सपने में देख रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो उठते हुए कहता है कि फिर से वही वियर्ड सा सपना मुझे क्यों आता है। हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सोरा है। सोरा उठता है, अपना ब्रश करने के लिए चले जाता है। वो अपने मदर और फादर के साथ रहता है। उनकी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग एकदम हंसी खुशी रहते हैं। हम देखते हैं सोरा और उसके मदर फादर सारे के सारे लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने, उनके बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ी परछाई आ जाती है, जिसने कि उनकी पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था। और वो कुछ भी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा टावर था जो कि एकदम से सिटी के बीच में आ गया था अचानक से, पता नहीं कहां से। सोरा उस टावर को देखकर सोचता है ये सब आखिर है क्या, ये एकदम से कैसे हो सकता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर फाइटर जेट्स आ जाते हैं उस टावर के सामने, टावर को देखने के लिए। सोरा ये देख के और ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सोरा डरते हुए सोचता है क्या ये किसी तरीके से मेरे सपने से कनेक्टेड हो सकता है। और इतनी देर में वहां पर पूरी सिटी में अलार्म भी बज गए होते हैं, जो इमरजेंसी सायरन होते हैं वो भी बज गए होते हैं। हम देखते हैं सोरा और सोरा का परिवार, सोरा और उसके मदर फादर सोरा के बड़े भाई को फोन लगाते हैं, जो कि एक मिलिट्री में काम करता था। वो कहता है कि तुम लोग डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। अभी मुझे कुछ मिशन मिले हैं, मुझे उन्हें कंप्लीट करना होगा। और उसके साथ ही उन लोगों का कनेक्शन उसके भाई से कट जाता है, और वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद न्यूज में भी उसकी बातें होने लगती हैं, लेकिन उसके बाद ही अगले दिन वो टावर और भी ज्यादा अपेयर होने लगे। अभी तक टोटल 20 टावर अपेयर हो चुके थे, वो भी सडनली। और इसके साथ ही वहाँ का नेटवर्क भी कट जाता है। सारे लोगों को इमरजेंसी सायरन की मदद से बताया जाता है कि वो शेल्टर में पहुंच जाएं, जहाँ पे मिलिट्री ने एक शेल्टर बनाया हुआ था। सोरा के मदर फादर जब ये सुनते हैं कि शेल्टर में जाना है, तो वो सारे के सारे सामान को पैक करने लगते हैं जो काम का होता है। और सोरा की मदर अपने बेटे के लिए एक लेटर लिख देती है। उन्हें विश्वास होता है अगर मेरा बेटा कभी आया तो इस लेटर की मदद से वो हमारे पास पहुंच जाएगा। और उस लेटर को छोड़ के वो तीनों के तीनों वहां से निकल जाते हैं शेल्टर की तरफ। लेकिन तभी सोरा कुछ नोटिस करता है। वो देखता है वहां पे एक बहुत बड़ी आर्मी की व्हीकल आ रही होती है, लेकिन वो आर्मी वाले उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखते, मतलब पूरी तरीके से इग्नोर कर आगे चले जाते हैं। अब ये देखकर तुम लोग समझ ही सकते हो यहाँ पर कितनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि आर्मी वाले भी अब सिटीजन्स की मदद नहीं कर रहे हैं। ये देख के सोरा के फादर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो लोग जैसे तैसे उस इमरजेंसी शेल्टर में पहुंच जाते हैं, जो कि एक किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में था। वो लोग वहां जाके देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पर लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें कई दिनों से खाना नहीं दिया गया है, वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं वहां पर बैठकर। तभी वहां पर एक हादसा हो जाता है। एक बड़ा सा लड़का एक छोटे से बच्चे के पास जाकर उसे बुली करने लगता है और उसका खाना छीनने लगता है। पर वो बच्चा उसे बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ा आदमी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो उस बच्चे के पेट पर एक लात मार देता है, जिससे कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और वो बच्चा छोटा सा था, तो इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। वो अपनी ब्रेड उसे दे देता है, और वो बड़ा लड़का उस बच्चे से कहता है कि अब मैं तुमसे रोज तुम्हारी ब्रेड लूंगा। और वो बच्चा भी डरते हुए हाँ बोल देता है। लेकिन ये सब हमारे सोरा के फादर को पसंद नहीं आता, तो वो उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो उसे उसकी ब्रेड दे दो और उसे खाने दो। पर वो लड़का बिल्कुल भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो उनसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें दूसरों की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ओल्ड आदमी। ये सुन के सोरा के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो सोरा के फादर उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस बच्चे को उसकी ब्रेड वापस दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये बात सुन के उस लड़के को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो सोरा के फादर के ऊपर पंच मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, लेकिन तभी सोरा के फादर उसके मुंह पे एक किक मार देते हैं और उस बंदे को एक किक में ही ढेर कर देते हैं। वो
वो उस बच्चे को ब्रेड देते हुए कहते हैं ये लो बच्चे तुम्हारी ब्रेड और अब यहाँ से जाओ। और उसके साथ ही वो उस लड़के को भी घूर के देखते हैं। वो लड़का उनकी इस हरकत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, तो वो लड़का उनके कुछ भी नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। पर वो एक बात कहते हुए जाता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा और भविष्य में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तभी सोरा आगे आता है और सोरा जब उस इंसान को देखता है तो उसे उसकी कुछ पास्ट मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो हमें बताता है कि ये वही लड़का है जो कि उसे स्कूल में बुली किया करता था, यानी कि ये उसका बुली था और उसने सोरा को बहुत ज्यादा बुली करा है, बहुत ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आर्मी का सोल्जर आता है। वो उनसे कहता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग है, आप लोगों को यहाँ से जल्दी जल्दी खाली करना पड़ेगा इस शेल्टर को, और बाहर ट्रक है, आपको उनके अंदर चढ़ना होगा जल्दी से जल्दी। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन आगे आता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और हम क्यों जाएं यहाँ से। तो वो सोल्जर उनसे कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको ये सब नहीं बता सकता, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। पर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में आते हुए कहता है कि पहले तुमने हमसे घर खाली करवा दिया, उसके बाद से अब ये शेल्टर भी हमसे ले रहे हो, हम पिछले 2 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं, आखिरकार तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, मैं टैक्स क्यों भरता हूँ, तुम मुझे बता भी नहीं रहे आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो सोल्जर उनसे कहता है कि फटाफट यहाँ से भागो, वो लोग आ रहे हैं। और सोरा अपने मदर फादर को ज्यादा सोचने नहीं देता, वो उन दोनों को वहाँ से निकालने लगता है और वो पीछे देख ही रहा होता है। वो देखता है कि सोल्जर उस दरवाजे को बंद करके रखा है जिसके बाहर से बहुत ज्यादा भयानक आवाजें आ रही होती है। लेकिन तभी उस दरवाजे को वो लोग तोड़ देते हैं। हमें पता चलता है कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। अब उन मॉन्स्टर को देखने के बाद कौन ही बेवकूफ इंसान होगा जो वहाँ पर खड़ा होगा। सारे के सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सोरा के मदर फादर जल्दी से जाके एक ट्रक में चढ़ जाते हैं और सोरा भी उनके पीछे उस ट्रक के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उस ट्रक के अंदर वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है, उसे किसी और ट्रक में भेजो। तो सोरा को मजबूरन किसी और ट्रक में जाने के लिए वहाँ से हटना पड़ता है। वो उसे एक और ट्रक खाली दिखता है तो वो उस ट्रक के लिए भागने लगता है और तभी वो इस ट्रक के डाले को पकड़कर ऊपर चढ़ने वाला था। तभी उसे एक हाथ आता है तो वो उस हाथ को पकड़ लेता है और थैंक यू बोलता है। लेकिन इतने में जब वो ऊपर देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। वो वही बंदा था जिसे कि सोरा के फादर ने मारा था और इसका नाम होता है ईजी कागवा, हम इसे ईजी बोलेंगे। ईजी होता है। ईजी उससे कहता है हाँ अब मजा आएगा और ईजी उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और सोरा वहीं पर नीचे गिर जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा भगदड़ हो रही थी, इसलिए कोई भी सोरा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी थी और सारे लोग सोरा को लात मारते हुए आगे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी सोरा को एक आवाज आती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसके सामने वही इंसान था, वही आदमी जो कि उसे उसके सपने में मिला था और वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। देख के ऐसे ही लग रहा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से वही कहते हुए गायब हो जाता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आओ एवेस के आखिरी में। और इसके साथ ही सोरा एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका था। उसके आसपास से सारे लोग गायब हो चुके थे। तभी वहाँ पर एक गोब्लिन उसके ऊपर हमला करते हुए आगे आता है। सोरा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा था ये तो एक मॉन्स्टर है, मेरे मॉम डैड वो कहाँ पर गए और मैं एकदम से यहाँ पर कैसे आ गया, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। हम देखते हैं वो गोब्लिन मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है लेकिन सोरा बाल बाल बच जाता है। तभी सोरा अपने आगे एक पत्थर को देखता है। वो सोचता है आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ गया, ये तो मुझे जान से मार देगा, मुझे क्या करना चाहिए। और वो हिम्मत कर उस पत्थर के पास भागने लगता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। वो उस पत्थर को उठाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है तभी सोरा मौका देखकर उस मॉन्स्टर को उस पत्थर से मार देता है और वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब मैं जिंदा बच गया। और वो अपने मन के अंदर ये भी सोचने लगता है ये मॉन्स्टर एकदम गेम की तरह लग रहा था, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है इस दुनिया में। और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ होने लगता है। उस मॉन्स्टर की चेस्ट में से एक क्रिस्टल जैसी चीज बाहर आती है। सोरा का ध्यान जैसे ही उसके ऊपर जाता है वो उस चीज को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो चीज एकदम हवा में उड़ने लगती है और सोरा के शरीर के अंदर घुस जाती है। और उसके साथ ही सोरा को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होने लगता है और उसके जितने भी घाव थे वो सारे के सारे घाव भराने लगते हैं। तो सोरा को अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। वो अपने आप से कहता है कि चलो ठीक है मुझे इस जगह को एक्सप्लोर करनी चाहिए और वो उस गोब्लिन मॉन्स्टर के हथियार को उठा लेता है और उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। सोरा ने उस जगह का पूरा एक चक्कर मार लिया होता है लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता, ना उसे कोई मॉन्स्टर मिला, ना उसे कोई दूसरी चीज मिली और ना ही उसे कोई रास्ता मिला जिसकी मदद से वो कहीं और जा सके। तभी वो एक जगह पर आता है जहाँ पर हवा में सीढ़ियां बनी हुई थी। वो उस जगह को देखकर एकदम हैरान हो जाता है पर उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। तो वह हिम्मत करके उन हवा में उड़ती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और वो अपने मन के अंदर ये भी सोच रहा होता है कि गेम के अंदर ऐसे जंप स्केयर होते हैं कि जैसे कि मैं ये स्टेयर्स उतर रहा हूँ और तभी कोई एकदम से मेरे ऊपर हमला कर दे और मैं नीचे गिर जाऊं। उसके साथ ही वो ये भी सोचता है अगर गेम में तो ऐसा होता है कि हम लोग रिस्पॉन हो जाते हैं, क्या मैं
इस जिंदगी में, असली जिंदगी में रिस्पॉन हो पाऊंगा। उसके साथ ही वो जैसे तैसे बज बुझा के नीचे उतर रहा होता है और वो नीचे उतर जाता है। जैसे वो नीचे उतरता है उसे एक गुफा दिख जाती है और वो खुश हो जाता है। वो उस गुफा के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो उस गुफा के थोड़ा और अंदर जाता है तो वहाँ पर एक मसाल जल उठती है। वो देखता है सामने एक बहुत बड़ी ग्रेव होती है और उस ग्रेव के ऊपर बहुत बड़ी मसाल लगी होती है। और जब वो उस ग्रेव के एकदम पास जाके देखता है तो वहाँ पर कुछ अलग ही शब्दों में लिखा हुआ था। वहाँ पर ऐसी भाषा लिखी हुई थी जो कि सोरा ने आज से पहले कभी भी नहीं देखी हुई थी। लेकिन वहाँ पर एक बात और अजीब थी कि सोरा को वो सारी की सारी जो लिखावट थी वो बहुत आसानी से समझ आ रही थी और उसे वो समझ आ जाती है। उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था कि किसी चीज के फ्रेगमेंट उसे ढूंढना थे। जब वो सारे के सारे फ्रेगमेंट ढूंढ लेगा तब वो एबेस को छोड़ सकेगा। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि वो एबेस में आ चुका है। और ये फ्रेगमेंट वाली बात सुनकर सोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है ओह ये तो पूरा का पूरा एक गेम की तरह है कि सारे के सारे फ्रेगमेंट ढूंढो और यहाँ से बाहर निकलो। और इसके साथ ही उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। वो कहता है चलो ठीक है तो फिर मैं सारे के सारे फ्रेगमेंट जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा और इस एबेस को, इस गेम को छोड़कर निकल जाऊंगा। अब मैं तुम्हें बता दूं ये कोई गेम नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है कि गेम है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि अभी तो सीरीज का स्टार्टिंग है। चलो देखते हैं और क्या क्या होता है इस सीरीज के अंदर। और वहीं पर एक बहुत बड़ा सा दरवाजा होता है। सोरा उसके पास चले जाता है और अपनी पूरी ताकत लगा के उसके दरवाजे को खोल देता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है एक अलग ही जगह पर जहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। पहले उसने एक छोटा से गोब्लिन को मारा था लेकिन उसके साथ ही अब वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ने लगा था। उसने बहुत ज्यादा मॉन्स्टर को मारा। उसने हर एक उस फ्रेगमेंट को कलेक्ट किया जो कि लगने थे। जितने भी उसे फ्रेगमेंट मिलते गए वो कलेक्ट करते गया। उसने अभी तक बहुत ज्यादा मॉन्स्टर को मार दिया था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका था पहले के मुकाबले। अब बहुत ज्यादा साल बीत चुके होते हैं। हम देखते हैं सोरा एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार रहा होता। उसने मार दिया था। वो एक पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ था और इतने साल के दौरान सोरा ने बहुत ज्यादा जो फ्लोर थे उसने कंप्लीट कर दिए थे। और एक दिन उसने उस 20 फ्लोर को भी फिनिश करने का सोच लिया था। उसने सारे के सारे मॉन्स्टर के शेल्टर के ऊपर जाके हमला कर दिया था और उन सबको मार दिया था। लेकिन इतने सालों तक सलंग मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर थे। अब बारी आ जाती है 13 नंबर के फ्लोर पर जहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर थे। मान के चलो 4 से 5 हजार मॉन्स्टर थे जिनके साथ सोरा को लड़ना था। सोरा ने उन्हें भी मार दिया। ऐसे ही करते करते वो 21वें फ्लोर तक पहुंच गया। उसने 21वें फ्लोर को भी पूरा खत्म कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया, जहाँ पर 1 मिलियन मॉन्स्टर्स को उसने मारा था। और ये नंबर जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते वैसे वैसे मॉन्स्टर के नंबर भी बढ़ते जाते। जब वो 35वें फ्लोर पर गया वहाँ पर कम से कम उसने 500 मिलियन मॉन्स्टर्स को मारा और वो ऐसे ही आगे बढ़ते गया और उसने मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर्स को मारा। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मॉन्स्टर्स के आगे वो एकदम चींटी की तरह दिखता था लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर थी। उसने अपने से 1000 गुना बड़े मॉन्स्टर्स को भी मारा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गया। और अब वो एवेस के 42 फ्लोर पर आ चुका था जहाँ पर मॉन्स्टर्स की गिनती अब तुम ही देख सकते हो। शायद से ये 2 बिलियन मॉन्स्टर्स होंगे जिनसे कि हमारा मेन कैरेक्टर सोरा लड़ने जा रहा है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो चुका था। वो अपने पावर को शो करते हुए उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए लग जाता है। अभी तक इतने ज्यादा साल बीत चुके थे कि सोरा को भी नहीं पता था कि कितने साल बीत चुके हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो उसने हर एक दिन की गिनती लिखी हुई है जिससे कि एक बहुत बड़ी दीवार पूरी की पूरी भर चुकी है। लेकिन उसके साथ ही सोरा अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। कितना भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर क्यों ना हो वो सोरा के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। और इसके साथ ही सोरा के पीछे 1-2 मॉन्स्टर आके उसके ऊपर हमला करने की सोचते हैं। लेकिन तभी सोरा आंख झपकने के टाइम पे ही उन लोगों को खत्म कर देता, उन मॉन्स्टर को मार देता है। मतलब कि उसे मात्र 2 से 3 सेकंड लगे होंगे उन मॉन्स्टर को मारने में और वो उन मॉन्स्टर को मारकर वापस से अपनी दीवार के पास चले जाता है। वो शायद से कोई सी पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उतने में ही उसकी वो दीवार टूट जाती है। उस दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि शायद एक सेंटीपीड टाइप मॉन्स्टर होता है। सोरा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसकी वो जो पजल थी वो सोल्व होने ही वाली थी। इतने में उस मॉन्स्टर ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। तभी सोरा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर सोरा के अटैक से बचने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ फेल होता है। कुछ भी काम नहीं आ रहा था क्योंकि सोरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सोरा ने उस मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया। इस समय सोरा एक मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। उसके साथ ही हमें बाहर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो 20 टावर एकदम से अपेयर हो गए थे और ह्यूमैनिटी पूरी एकदम खत्म होने की कगार पर आ चुकी थी। लेकिन तभी उस दिन बहुत ज्यादा ही अजूबा हुआ जिस दिन को हम लोग जजमेंट डे के नाम से जानते हैं। उस दिन कुछ लोगों को मिस्टीरियस सिस्टम मिलने लगा जिसके मदद से कि वो अवेकन हो सकते थे और हंटर बन सकते थे। और वो बहुत सारे लोगों को सिस्टम मिलने लगा और बहुत सारे हंटर सामने आने लगे जो कि मॉन्स्टर से
लड़ते थे और उन हंटर्स ने गिल्ड भी बनाना चालू कर दिया था। उसके कारण से ह्यूमैनिटी अभी तक सरवाइव कर रही थी जैसे तैसे। वो मॉन्स्टर को इतना ज्यादा अब हावी नहीं होने दे रहे थे उन लोगों के ऊपर और ह्यूमैनिटी अब तक बच चुकी थी। इसके साथ ही हमें सोरा का सीन दिखाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के पीछे भाग रहा था और वो मॉन्स्टर उससे डर के भाग रहा होता है और वो दोनों भागते भागते बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे। तभी सोरा कुछ ऐसा देखता है जिससे कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो देखता है उस डॉग को 2 चेन उठाकर ऊपर ले गई। वो ये सोचता है कि सच में ये एग्जिट हो सकती है यहाँ से बाहर निकलने की और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डॉग के पीछे उस पोर्टल के अंदर वो भी कूद जाता है। लेकिन तभी उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आने लगती है, उसे वार्निंग मिलने लगती है कि यहाँ पर इस एवेज से एक बार में मात्र 2 ही इंसान जा सकते हैं, 2 ही लिविंग बीइंग जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। और ऐसे ही कंटिन्यूसली उसे वार्निंग मिलने लगती है। लेकिन ये उसका मौका था इतने सालों बाद यहाँ से बाहर निकलने का, वो इसे कैसे छोड़ सकता था। वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा, मैं किसी भी चीज को मेरे रास्ते में नहीं आने दूंगा, मैं इस जगह से, इस नर्क से बाहर निकल के ही रहूंगा। और हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बहुत बुरी हालत में भाग रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो थोड़े से आगे जाती है उसके पैर पेड़ की बेल ने पकड़ लिए होते हैं, उसके साथ ही वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं जो कि उसके पीछे पड़े थे। उसमें से वो एक मैजिशियन लड़की थी जिसका नाम आइका था, जिसने उस पेड़ की बेल को कंट्रोल कर उसे बांध दिया था। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए। और वो गुलाबी बालों वाली लड़की डरते हुए बोलती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, तुम लोग रूल्स को तोड़ रहे हो। तभी वो लोग कहते हैं कि रोता, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे किसी को मारना है तो मैं उसे मार के ही रहता हूँ। वो लोग उसे मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे और वो बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ होने लगता है, एक टेलीपोर्टेशन सर्कल खुल जाता है और ये उस लड़की ने ही खोला हुआ था। वो कहती है अगर मैं मरूंगी तो मैं तुम सबको लेकर मरूंगी। और वो सारे के सारे लोग इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। उसने फोर्सफुली एवेज से किसी को बुलाया होता है। अब तुम लोग समझ सकते हो कि एवेज से कौन आने वाला है। वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगती है और बहुत ज्यादा माहौल, वहाँ का पूरा माहौल एकदम इंटेंस हो चुका था क्योंकि अब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होने वाली थी। तभी उस टेलीपोर्टेशन सर्कल से बहुत ज्यादा जंजीर बाहर आती है और उन जंजीर के अंदर से बाहर निकलता है वही वुल्फ मॉन्स्टर जो कि लेवल 3 का होता है। अब इसे देखकर वो सारे के सारे लोग पहले तो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और बात करते हैं कि ये मॉन्स्टर है, ये क्या बात कर रहे हो, ये तो एकदम कुत्ता है। और वो लड़की भी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी ये सब देखने के बाद। वो सोचती है आखिरकार मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन तभी उस वुल्फ मॉन्स्टर के पेट को चीरते हुए एक हाथ बाहर आता है और उस वुल्फ मॉन्स्टर को मार देता है। वो हमारा मेन कैरेक्टर था सोरा। अब सोरा को देखकर वो सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो बात करने लगते हैं ये तो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या सच में ये एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। और सोरा कहता है कि वाह मैंने कर दिया, आखिरकार मैं उस जगह से बाहर आ गया, आखिरकार मैंने फाइनली उस जगह को छोड़ दिया, मैं वहां से एस्केप करने में सक्सेसफुली रहा। और वो पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खुशी का दिन था। हजारों सालों या जितने भी साल उसे उस घटिया सी जगह पर हो चुके थे, आज फाइनली वो अपनी पूरी जान लगाकर उस जगह से बाहर निकल चुका था। वो सारे के सारे लोग उसकी बस हंसी के कारण ही अपनी जगह पर स्तब्ध हो चुके थे, मतलब पूरे के पूरे फ्रीज हो चुके थे। वो लोग अपने आप को हिला भी नहीं पा रहे थे। सोरा की हंसी में ही इतना ज्यादा इंटेंट छुपा हुआ था, किलिंग इंटेंट, तुम समझ सकते हो। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी सोरा अपने आसपास देखता है और वो एक लड़की के पास जाके उससे बात करने की कोशिश करता है। वो वही लड़की थी जिसने की उस लड़की को बेल से गिराया था। और वो उस लड़की के पास जाता है और उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है क्या सच में ये अर्थ है। वो लड़की डरती हुए बोलती है हाँ ये अर्थ ही है। और सोरा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है फाइनली मैं अर्थ पर वापस आ चुका हूँ। तभी वो दोनों लड़के, वो दोनों मर्द जो कि उस टीम में थे, वो दोनों बात करने लगते हैं आखिरकार ये किस टाइप का इंसान है या मॉन्स्टर, ये क्या है, जो भी है इसे जल्दी से जल्दी हमें खत्म करना होगा। और वो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो अपनी तलवार और वेपन से उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उन लोगों का हमला बिल्कुल भी काम नहीं आता। सोरा को बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होता उन लोगों का हमला, क्योंकि उनकी तलवार पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती हैं। सोरा गुस्से में पीछे देखता है। वो लोग उसके देखने मात्र से ही पूरे डर चुके थे। तभी सोरा उस बॉडी सोडी वाले बंदे को देखता है और उसके पास खट से पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और उससे बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास कौन सा नंबर है, मुझे बताओ, अब मैं तुम्हें बता दूं। ये नंबर वाली बात जो होती है वो वहां से स्टार्ट हुई है जब उसे उस फ्रेगमेंट को ढूंढने का कहा गया था। मतलब उसे जब वो फ्रेगमेंट के बारे में पता चला था तो वो फ्रेगमेंट इन नंबरों में बटे हुए हैं। पर उस आदमी
आदमी को नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोलता है तुम किस नंबर के बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार मुझे नहीं पता। और तभी सोरा अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो उस आदमी को छोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम सारे के सारे लोग यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके साथ ही वो सारे के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर बस वो पिंक वालों वाली लड़की ही बचती है, जो कि अभी तक नहीं गई होती है। और सोरा वहाँ से जाने लगता है अपने रास्ते पर। तभी वो लड़की अपने मन के अंदर सोचने लगती है, इस लड़की के ऊपर कितनी ज्यादा स्कार लगे हुए हैं, आखिरकार ये कितना ज्यादा दर्दनाक होगा। अगर देखा जाए ये कहीं से भी कहीं तक मॉन्स्टर नहीं दिखता है, तो ये आखिरकार मेरे समन करने पर समन क्यों हुआ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तभी सोरा रुकता है और पीछे देखते हुए उससे पूछता है आखिरकार कितने ज्यादा साल बीत चुके हैं उस टावर को अपेयर हुए। और वो लड़की थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है कि पूरे 5 साल हो चुके हैं। और सोरा गुस्सा करते हुए उससे बोलता है या फिर उससे पूछता है कि क्या ये सच में अर्थ है, और वो स्क्रोल कैसा था जिससे कि तुमने मुझे समन किया था, और आखिरकार तुमने ये किस टाइप की ड्रेस पहन रखी है। और वो लड़की उसे बताती है कि जब टावर अपेयर हुआ था उसके साथ ही लोगों को एक सिस्टम मिलना चालू हो गया था, जिससे के कारण वो लोग अपनी लिमिट्स को सरपास कर शक्तियों को हासिल कर सकते हैं और हंटर बन सकते हैं, जिससे कि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। उसके बाद से ये सब चालू हुआ और सोरा सोचने लगता है कि सच में दुनिया 5 साल में इतनी ज्यादा बदल चुकी है और लोगों को सिस्टम मिलने लगे हैं, वाकई में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। उसके साथ ही उसे पता चलता है जो एज सिटी थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसे याद आता है कि वो भी उसी सिटी में रहता था और उसके मदर फादर भी वहीं पर हैं। वो ये सुनकर ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो इस लड़की को पकड़ता है और पूछता है कि हम आखिरकार एज सिटी के कौन से स्टेट में है। पर वो लड़की उससे बोलती है कि एज सिटी पूरी खत्म हो चुकी है, हम उसके स्टेट में नहीं है। और उसके साथ ही वो बताती है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स होते हैं उन लोगों को वहाँ पर भेजा जाता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सकें। अब ये सुनने के बाद सोरा पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो चुका था और वो उस लड़की से पूछता है आखिरकार मैं एज सिटी में कहाँ से जा सकता हूँ। वो लड़की उसे बोलती है कि तुम वहाँ से जा सकते हो। उसके साथ ही वो फुल बिजली की रफ्तार से वहाँ से एज सिटी के लिए निकल चुका था। और हम उन चारों लोगों का सीन भी देखते हैं जो कि सोरा से बचकर यहाँ तक आ चुके होते हैं और वो लोग अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं अपनी मलम पट्टी कराने के लिए सिटी के अंदर शायद से। तभी उनके सामने एक अजीब सा इंसान आ जाता है। वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे, मुझे भी नहीं पता आखिरकार ये है कौन। तभी वो उन लोगों से पूछता है मैं तुम लोगों के अंदर से उस व्यक्ति की, उस बंदे की प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों को 3 सेकंड देता हूँ, मुझे बताओ आखिरकार वो कहाँ पर है, वरना तुम लोग तो गए समझो। और उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वो बॉडी बिल्डर वाला आदमी उस पर्सन से कहता है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो और तुम किसकी बात कर रहे हो, और अगर मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इसके साथ ही उनके 3 सेकंड कंप्लीट हो चुके थे और वो बंदा उन चारों लोगों को मार देता है। हम टाइगर रोअर गिल्ड का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की अपने बॉस से कहती है कि वो चारों के चारों लोग जिन्हें हमने भेजा था उस लड़की के पीछे, वो सारे के सारे मर चुके हैं। और उसके साथ ही वो स्क्रोल वाली जो लड़की थी वो भी, उसका भी हमें कुछ भी नहीं पता। अब ये बात सुनकर वो सामने वाला बंदा जिसका नाम मुकाई होता है, जिसकी लेवल 118 होती है और वो एक स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट था, मुझे नहीं पता कौन होता है ये स्ट्रॉन्ग प्रीस्ट, देखते हैं आगे सब पता चल जाएगा आखिरकार ये कितना पावरफुल है, ये भी हमें आगे पता चल ही जाएगा। वो कहता है आखिरकार वो लेवल 19 की समनर, वो लोग उसको भी डिफीट नहीं कर पाए और उसके बाद से उन चारों का सिग्नल पूरी तरीके से खत्म हो गया और वो सारे के सारे एक बार में ही मारे गए। आखिरकार उन्हें मारने वाला कौन हो सकता है और वो कहाँ पर हो सकता है, इस चीज का पता लगाओ। और हाँ, उस समनर लड़की को भी जल्दी से जल्दी पता लगाओ और उसे ढूंढकर यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे खुद ही सब कुछ उगलवा लूंगा। वो लड़की ये सर बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वो बंदा बाहर से खिड़की की तरफ आते हुए देखते हुए कहता है कि मैं उस किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो कि मेरे आदमी पर हाथ उठाएगा। अब इसका आदमी कौन है पता नहीं, लेकिन उसके सामने से हमारा मेन कैरेक्टर सोरा उड़ते हुए जा रहा होता है, मतलब कि छलांग लगाते हुए निकल रहा होता है। उसे देखकर वो भी एक पल के लिए हैरान हो चुका था और वो उसे देखते हुए सोच रहा होता है आखिरकार इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल ब्लड की खुशबू कहाँ से आ रही है, आखिरकार वो कौन था और आखिरकार वो कहाँ पर जा रहा है। उसके साथ ही उसे बाहर बहुत सारी चीज अजीब दिख रही होती हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है, वापिस से वो सारी की सारी चीजें होने वाली हैं क्या, वापिस से जो टावर 5 साल से सोया हुआ था क्या वापिस से वो जगने वाला है। मुझे सारी की सारी बड़ी से बड़ी पार्टियों को बुलाना पड़ेगा और एक मीटिंग रखना पड़ेगी, ये शायद से इमरजेंसी हो सकती है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर सोरा अपने रास्ते पर 8 सिटी के रास्ते पर निकल चुका होता है और वह 8 सिटी के अंदर पहुंच चुका था। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पूरे के पूरे 5 साल हो चुके हैं कि मैं एवेस में अटका हुआ था। उसके साथ ही ये पूरी की पूरी जगह एकदम नर्क बन चुकी है, देखा जाए इसके अंदर बिल्कुल भी जीवन नहीं है। लेकिन एवेस के अंदर मैं इतना ज्यादा कमजोर था और कमजोर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका
हूँ। मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि मैं भी मॉन्स्टर ही बनने वाला था, लेकिन मुझे अपने परिवार की याद आती थी और परिवार की याद ने ही मुझे एक इंसान बनने पर मजबूर रखा। मतलब कि मुझे एक इंसान बनने रहने में मदद करी। जिन मॉन्स्टर्स से मैं डरता था उन मॉन्स्टर्स को मैंने मारा ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं, अपने मॉम डैड अपने ब्रदर से मिल सकूं। मैं भगवान से एक ही दुआ करता था कि मुझे भले ही तो मार दो पर मेरे मॉम डैड और ब्रदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मुझे उनसे मिलना था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। और इसके साथ ही वो एक बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है जहाँ पर शायद से वो पहले रहता था। वो जाते हुए भी अभी भी इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि एज सिटी जो पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत होती थी अब पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है और मेरे मॉम डैड वो भी यहाँ पर नहीं बचे हैं। वो अपने घर के दरवाजे को खोलते हुए उखाड़ते हुए कहता है कि मैं घर पर आ गया, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। सच में वो पूरी तरीके से टूट चुका था इस वक्त तक। उस घर के अंदर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था कि चलो ठीक है जो भी है बढ़िया है, इस जगह से मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। उसके साथ ही उसका ध्यान एक टेबल पर रखे हुए लेटर पर जाता है। वो वहाँ जाता है, उस लेटर को उठाता है और पढ़ता है। जब सोरा उस लेटर को उठा के पढ़ने लगता है तो कसम से मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था पर्सनली। उसमें लिखा था, सोरा सारे लोग कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो पर मैं और तुम्हारी मॉम ये मानने से मना कर दे रहे हैं। हमें पता है कि तुम जिंदा हो और हमें पूरा विश्वास है कि तुम जिंदा ही रहोगे। तुम एक न एक दिन हमारे पास जरूर आओगे। हमने तुम्हारी सारी की सारी चीजें तुम्हारे कमरे से उठा ली है और उसे हमने वैसे ही जमाया है जैसे कि तुम जमाते थे अपने कमरे में। लेटर पढ़ने के बाद सोरा बहुत ज्यादा रोने लगता है और सोरा का मन बहुत ज्यादा भारी हो चुका था इस वक्त तक। सोरा के मदर और फादर ने ये लेटर यहाँ पर छोड़ने के लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला था। वापिस वो अपने नए घर से पुराने घर में आए इस लेटर को छोड़ने के लिए, वो भी बस सोरा के लिए। सोरा के मदर फादर बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं उससे। भगवान करे कि वो अभी भी जिंदा रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सोरा वहाँ पर एक कवर्ड को खोलता है जहाँ पर कपड़े रखे हुए थे और सोरा के फादर की फोटोज भी थी। उनकी पूरी की पूरी फैमिली फोटो, जिसे देखकर सोरा बहुत ज्यादा उदास हो रहा था और बहुत ज्यादा रो रहा था। और इसके साथ ही सोरा अपने मन को मजबूत करते हुए एक चाकू उठाता है और कहता है आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इसके साथ ही वो अपने सारे के सारे बालों को काट देता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, अब जितना भी समय मैंने खो दिया है मैं उसको वापस से कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं वो हर चीज करूंगा जो कि मैं नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में। मैं अपने मदर फादर को ढूंढ कर रहूंगा। और इसके साथ ही वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है शेल्टर 6 को ढूंढने के लिए और वो अपने फुल स्पीड में वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है पर सोरा बड़ी ही आसानी से उसे मार देता है और वो हर जगह ढूंढ रहा होता है शेल्टर 6 को। तभी वहाँ पर कुछ लोग जो कि शायद इस सिटी पर नजर रख रहे होते हैं या फिर पता नहीं कौन होते हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनके सामने से सोरा निकलता है। वो लोग सोरा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और तभी उनमें से एक उनका दोस्त वहाँ पर आ जाता है अपने मोबाइल को लेकर। वो उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने उसे अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया है। और वो लोग देखते हैं तो वो एक इंसान होता है। वो ये सब देखकर हैरान हो चुके थे। तभी हम एक लेडी का सीन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और चिल्ला रही होती है, मेरे पास मत आना। कुछ लोग उसके पास आ रहे होते हैं उसे मारने के लिए या फिर उसका कुछ मिसयूज करने के लिए। हाँ, देख के इनको ऐसे ही लग रहा है कि ये कुछ गलत इरादे से ही उसके पास आ रहे हैं, वो वाला गलत इरादा। पर वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब तुम इस पोस्ट को देखकर समझ ही सकते हो, अगर वहाँ पर मैं मौजूद होता तो मैं पक्का इस हंटर को मार देता। तभी वहाँ पर सोरा की एंट्री हो जाती है और सोरा आते हुए कहता है कि तुम कचरे लोग कहीं के, तुम लोग आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर सोरा को देखने के साथ ही वो हंटर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम बास्टर्ड करेंगे, आखिरकार तुम हो कौन। वो अपने लोगों को कहता है कि इसे फटाफट मार गिराओ। और इसके साथ ही वो सारे के सारे लोग उसके हमारे मेन कैरेक्टर सोरा के ऊपर हमला कर देते हैं। पर सोरा बिना किसी स्ट्रगल के उन दोनों को बड़ी ही आसानी से, मतलब एकदम मक्खन की तरह डिफीट कर देता है। या फिर उसने उन लोगों को मार दिया था शायद। हाँ, मार ही दिया था भाई। और शायद मैं इसका चेहरा देख के इसे पहचान नहीं पाया आखिरकार ये है कौन। जब मैंने इसका नाम सुना, ये वही है ईजी का नाम सुनकर तुम लोगों को याद आ गया होगा आखिरकार वो कौन है। सोरा उससे कहता है, ईजी क्या तुम मुझे भूल गए? आखिरकार तुम एक इंसान को कैसे भूल सकते हो जिसे कि तुमने खुद मारा था। ईजी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। वो बोलता है, सोरा आखिरकार ये तुम हो? तुम आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। और वो भागने के लिए वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन तभी सोरा उसके सामने आ जाता है और ईजी बहुत ज्यादा डर चुका था। पर सोरा उसके गले को पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है। सोरा उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे इतने सालों तक नर्क को झेलना पड़ा और आखिरकार आज मैं उस नर्क को छोड़कर यहाँ पर वापिस आ चुका हूँ
हूँ बदला लेने के लिए और अब तुम्हारी बारी है उस नर्क में जाने की। और सोरा उसकी गर्दन को पूरी ताकत से दबाने लगता है और इसके साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर से एक एक आंसू का कतरा निकाल लूंगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देने वाला हूँ, ये देखो मेरी पावर। और इसके साथ ही सोरा को अपने पीछे से और अपने अंदर से आवाजें आने लगती हैं कि उसे मार दो, उसे मार दो, वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे मार दो, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अपना बदला लो। और इसके साथ ही हम सोरा का फ्लैशबैक देखते हैं जब इची उसे स्कूल में बुली करता था, उसे वो कितना ज्यादा दर्द देता था, सब कुछ सोरा को याद आ रहा था। और इची उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी प्रेजेंट टाइम में। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो और इसके साथ ही सोरा अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो उसे छोड़ देता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं इसके जैसा नहीं बन सकता, फिर इसमें और मुझ में अंतर ही क्या रहेगा। लेकिन वो इजी के अभी किए हुए कांड को याद करता और सोचता है अगर ये जिंदा रहा तो पता नहीं है कितने लोगों को और मार देगा, मुझे इसका कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहता है इजी तुमने मुझे मार दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बड़ी आसानी से जाने दूंगा। इजी उससे कहता है तो आखिरकार तुम क्या करने की सोच रहे हो। इजी उससे कहता है जब हम स्कूल में थे तो 2 साल तक तुमने मेरी जिंदगी को एकदम हेल बना दिया था, मैं जीता जागता हेल में जी रहा था, तुमने मुझे स्कूल में इतना ज्यादा टॉर्चर करा, इतना ज्यादा कि मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, तुमने हर बार मुझे मारने की कोशिश करी है, वो भी जान से मारने की कोशिश। अगर तुम मेरे 4 अटैक को झेल लेते हो, 4 पंच को झेल लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, एकदम मैं तुम्हें हाथ भी नहीं कुछ भी नहीं करूंगा, 4 पंच के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। पर इजी जो कि समझदार था वो कहता है कि नहीं मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने करा उसके लिए मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे अपनी करंट हालत में एक भी पंच मारोगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पहले के मुकाबले, तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर सोरा उसकी कॉलर पकड़ता और उसे ऊपर उठा देता है और उससे कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना आधी पावर से ही पंच करूंगा। और उसके साथ ही वो उसे एक पंच मारता है जिस उसका खेल खत्म हो जाता है, शायद से सॉरी उसका खेल खत्म नहीं हुआ है, मैंने गलत फोटो देख लिया। उसे एक पंच मारता, उसके बाद वो उसे कंटिन्यूसली पंच मारता है, 3 से 4 पंच जो भी उसने बोला था। उसके साथ ही वो उसकी आंखों को भी फोड़ देता है और वो वहां से जाते हुए सोचता है अपने मन में कि 4 पंच इसके लिए काफी रहेंगे जो भी इसने गलतियां करी हैं, और उसके बाद से मैंने इसकी आंखें भी ले ली हैं, तो अब ये पूरी तरीके से मेरा बदला हो सकता है पूरा का पूरा। चलो ठीक है। उसके साथ ही वो वहां से निकल जाता है। हमें एज सिटी का बजर जोन दिखाया जाता है जहाँ पर मिलिट्री के लोग बैठे हुए होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं मॉन्स्टर्स के बारे में, जिन मॉन्स्टर को उन्होंने मारा था अभी। तभी वहां पर उन लोगों का कमांडर आते हुए उनसे बोलता है ये तुम लोग क्या मस्ती कर रहे हो, चौकन्ने रहो, यहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है, ये बजर जोन है। जो बजर जोन होता है उसका मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर जो है अपेयर होते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो जाता है जो कि उनके ऊपर हमला कर देता है। उस मॉन्स्टर की आंख तुम लोग देख सकते हो कितनी बड़ी है, और वो सारे के सारे लोग अपने हथियार से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगते हैं। पर उस मॉन्स्टर को घंटा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उस मॉन्स्टर की जो लेवल थी वो बहुत ज्यादा थी, और वो कमांडर भी पूरी तरीके से घबरा चुका था क्योंकि ये हमला एकदम अचानक से हुआ था, और वो मॉन्स्टर उनके सारे आर्मी वाले लोगों को मार रहा होता है। तभी एक बंदा ग्रेनेड से भरा हुआ बैग लेकर उस मॉन्स्टर के पास कूद जाता है, मतलब कि मॉन्स्टर के पास चले जाता है, और वो पूरा का पूरा बैग उसके ऊपर वो फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। देख के ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर मर चुका है, पर उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे सोरा की एंट्री हो जाती है। सोरा आने के साथ ही उसे 1 सेकंड में, मतलब एक ब्लो के साथ ही खत्म कर देता है। अब ये सब देख के जो वो जनरल था वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, क्योंकि वो मॉन्स्टर जिसे कि पूरा एक ग्रेनेड का डब्बा निकल लिया था, और तब भी उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसे इस बंदे ने एक ही ब्लो के साथ मार दिया। वो सोचने लगते हैं आखिरकार ये बच्चा है कौन, और इसके पास एस रैंक जितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। और वो अपने मन के अंदर ही सोच रहे होते कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे इस बंदे की आइडेंटिटी पता लगा के रखना है, आखिरकार ये बंदा है कौन। और वो अपने सिस्टम में देखने की कोशिश करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन, लेकिन तभी उनके सिस्टम में आ जाता है वार्निंग। उनका सिस्टम उनसे कहता है कि इस पर्सन को अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ और इसके सामने झुक जाओ। सिस्टम भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा होता है। जो वो जनरल था जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहा था, वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये सब छोड़ के एक सोल्जर से पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो सोल्जर कहता है कि हाँ मुझसे पूछ सकते हो। वो उससे पूछता है जो 6 एजुकेशन शेल्टर है वो कहाँ पर है और वो कितनी दूर है। वो पर्सन बताता है कि वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है नॉर्थ की तरफ, लेकिन तुम्हें एरिया एक्स से जाना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। जो सोरा होता है वो उससे पूछता है क्या एरिया एक्स, आखिरकार ये एरिया एक्स क्या है। वो सोल्जर बताना चालू करता है। वो बताता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं, मतलब
जबकि वहाँ पर मॉन्स्टर का बहुत बड़ा झुंड है, मतलब वहाँ पर कंटिन्यूसली मॉन्स्टर स्पॉन होने लगते हैं, जिसके कारण वो एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पर हंटर्स कंटिन्यूसली फाइटिंग करते रहते हैं उन मॉन्स्टर को मारने के लिए, पर मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर भी स्पॉन होते हैं, तो उस एरिया से दूर रहना ही बेहतर है। पर सोरा ये सब सुनने के बाद बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने तो बिलियंस ऑफ मॉन्स्टर्स को मार रखा है। तुम्हें पता ही होगा जब वो एबेस में था तब उसने कितने बिलियंस मॉन्स्टर मारे थे। सोरा उससे पूछता है आखिरकार वो मॉन्स्टर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो बंदा कहता है लेवल 25 का जो बंदा होता है वो उन मॉन्स्टर को संभाल सकता है। अब सोरा की लेवल तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपने मन में सोचता है चलो ठीक है अब तो मजा आने वाला है, और वो उससे पूछता है आखिर लेवल 45 के ऊपर कितने ज्यादा मॉन्स्टर वहाँ पर होने वाले हैं। तो सोल्जर डरते हुए कहता है देखा जाए तो मोटा माटी 100 मॉन्स्टर होंगे। उसके साथ ही वो कहता है अगर उसमें से कोई भी मॉन्स्टर्स बाहर आ गए, अगर वो सारे के सारे 45 लेवल के मॉन्स्टर बाहर आ गए तो ह्यूमैनिटी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सोरा उससे कहता है चलो ठीक है तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। पर वो सोल्जर उसे रोकते हुए कहता है सर मुझे पता है कि ये एक अननेसेसरी रिक्वेस्ट है, लेकिन प्लीज क्या आप एरिया एक्स में जा सकते हो, वहाँ पर जाकर हंटर्स की मदद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हंटर्स की जरूरत है आपके जैसे, जो कि उन मॉन्स्टर्स को मार सके और ह्यूमैनिटी को बचा सके। इसके साथ ही सोरा उससे पूछता है सबसे ज्यादा शॉर्ट रास्ता शेल्टर 6 में जाने के लिए एरिया 1 से ही है ना? वो बंदा कहता है हाँ। तो सोरा उससे कहता है चलो ठीक है फिर मैं जाता हूँ। सोल्जर उससे कहता है क्या सच में आप एरिया 1 जाने के लिए तैयार हो? वो कहता है कि हाँ अब मुझे एरिया 1 से जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है मैं उन मॉन्स्टर को तुम्हारे लिए मार दूंगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं फ्रंट लाइन मिलिट्री का जो कैंप होता है, वहाँ पर वो जो जनरल होता है अभी भी बेहोश पड़ा होता है, पर जैसे ही उसे होश आता है वो सारे के सारे सोल्जर उसे होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो जनरल उठते हुए कहता है आखिरकार मैं कितनी देर तक बेहोश था? तो वो सोल्जर उसे बताता है आप कम से कम 10 मिनट तक बेहोश थे, और वो सोल्जर उसे एक आइटम बताते हुए कहता है कि ये जो आइटम है इससे आप रिकवर हो पाए, ये रिकवर आइटम है जो कि उस मॉन्स्टर ने ड्रॉप किया था। और वो जनरल पूछने लगता है आखिरकार उस इंसान का क्या हुआ, उस आदमी का क्या हुआ जिसने कि हमें अभी बताया था, वो लड़का वो कहाँ गया? वो सोल्जर उसे बताता है कि वो जो बंदा था उसे नॉर्थ जाना था, वो नॉर्थ के लिए निकल चुका है। तभी जनरल अपने सर को पकड़ता और कहता है ओ नॉर्थ, अरे यार ये क्यों गया नॉर्थ? लेकिन तभी उसे याद आता है और वो हैरान होते हुए पूछता है होल्ड ऑन, क्या ये वो नॉर्थ गया है? क्या तुमने नॉर्थ कहा? बोलता है हाँ वो नॉर्थ गया, वो भी एवोकेशन शेल्टर 6 की तरफ। तभी वो कहता है कि लगता है कि वो एरिया 1 से जाने वाला है ना? तो वो सोल्जर कहता है कि हाँ सर, उसे ऐसा ही लग रहा था देख के कि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आखिरकार वो मॉन्स्टर कितने ज्यादा ताकतवर क्यों है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जनरल कहता है जल्दी से जल्दी सेंट्रल कमांड सेंटर को कांटेक्ट करो। और सोल्जर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो चुका था, और वो जनरल अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं मुझे बेहोशी हो और उस बंदे को यहाँ से गए हुए, और वो अपनी घड़ी में भी देखता है और वो अपने मन में कुछ तो करने की सोच रहा होता है। तभी वो बंदा मैसेज डालकर आ जाता है, वो कहता है कि मैंने उन लोगों को मैसेज डाल दिया है रेडियो के थ्रू। तभी वो सोल्जर जनरल से पूछता है आखिरकार सेंट्रल कमांड सेंटर ही क्यों, आप मुझे बताओगे इसके बारे में? जनरल कहता है ये जो ऑपरेशन है ये पुराने ऑपरेशन से पूरी तरीके से अलग होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सीक्रेट है और बहुत ज्यादा ही क्लासिफाइड है, इसलिए तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता। एरिया एक्स जो कि ऑपरेशन के लिए एक बेस बनाया गया है, ये वो पार्ट नहीं है जिसमें कि हम मॉन्स्टर को दबा के रखते हैं, ये कुछ और ही है। वो पूरा का पूरा एक बॉम्बिंग जोन है जहाँ पे कि हम बॉम्ब गिरा के टेस्ट करते हैं। आई थिंक सो यही कुछ होगा यार, और क्या हुआ आगे बढ़ते हैं। तभी हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, शायद से वही हेडक्वार्टर होता है जहाँ पर कि एक इमरजेंसी कॉल आया होता है, और जिस लड़की के पास वो इमरजेंसी कॉल आया था वो लड़की अपने बॉस से पूछती है और उसका बॉस बोलता है कि हाँ चलो जल्दी से फोन उठाओ, और वो कॉल को उठाती है। वो कॉल उसी जनरल का था। वो उन लोगों से कहता है कि मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि एक मिस्टीरियस हंटर जो कि पता नहीं कहाँ से आया था, जो कि एरिया एक्स की तरफ निकल चुका है और उसे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था ऑपरेशन के बारे में, आखिरकार उस जोन में होता क्या है, तो आप लोगों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। लेकिन तभी वो मोटा आदमी बोलता है तो क्या हुआ, आखिरकार मैं इसमें क्या करूं, और ये तुम्हारी रिकॉर्ड कैसी है, क्या तुमने कुछ गलती कर दी है? और वो जनरल अपना सर नीचे करते हुए बोलता है नहीं सर, मैंने कुछ भी मिस्टेक नहीं करी। इसके साथ जनरल का पूरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। वो अपना सर नीचे करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि क्या वहाँ पर हम एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते कि
वहाँ पर हम बॉम्ब गिराने वाले हैं जिससे कि उस बंदे की जान बच जाए। पर तभी वो मोटा सा बॉस उससे बोलता है, जनरल आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? पर जनरल अपने पूरे सेंस में और अपने फुल एनर्जी को बाहर लाते हुए बोलता है, वो पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें उसे ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकते। और वो मोटा सा आदमी उससे बोलता है कि हाँ ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हंटर है, लेकिन उसकी लेवल क्या है? इसके साथ ही जनरल फिर से चुप हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार उसकी लेवल क्या है। इसके साथ ही वो मोटा आदमी फुल अकड़ में आते हुए बोलता है, एक हंटर जिसकी लेवल बिल्कुल भी पता नहीं है, जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करता, और वो एक बॉम्बिंग जोन में जा रहा है और तुम्हें उसके लिए एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करना है। आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? और उसके साथ ही वो लड़की बोलती है, वो वैसे भी मर चुका होगा, जब तक उसके पास वो मैसेज जाएगा कोई भी फायदा नहीं है। और वो मोटा आदमी उसे चिढ़ाते हुए या फिर उसके मजे लेते हुए या फिर उसको नीचे दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे पास दिमाग तो नहीं है, लेकिन हाँ तुम क्रिटिकल कॉमेडी बहुत ज्यादा अच्छी करते हो, तुम्हारे पास ये टैलेंट तो है। और उसके साथ ही वो उसके पड़ोस में बैठी हुई एक और लड़की से बोलता है कि मैम मुझे माफ करना, ये मेरी प्लेस नहीं है कि मैं यहाँ पर अपने ऑर्डर चला सकता हूँ, ये आपका सबॉर्डिनेट है, आप इसे कुछ बोलिए। इससे साफ पता चल रहा होता है कि ये मोटा आदमी हमारे जो जनरल की कमांडर है या जो भी है उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की वो कमांडर अपने मन में सोचती है, ये हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करता जब हमारे ऊपर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, और देखो जरा इसके नखरे, सच में ये एकदम इडियट है। हम देखते हैं उस जनरल को जो कि अभी भी उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो लेडी बोलती है, जनरल मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि तुम हमारे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन अगर तुम मुझे एक कन्विंसिंग रीजन नहीं दे सकते एरिया में ब्रॉडकास्टिंग करने का, तो मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। तभी वो उस मोटे से मेजर जनरल से बोलती है कि अब तो आप खुश होना, मैंने जो भी कंडीशन रखी है वो सही रखी है ना? और वो मोटा सा जनरल उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी ये सब बातें सुन के, क्योंकि उस लेडी ने उसकी बात नहीं मानी होती है एक तरह से देखा जाए। और वो मजबूरी में उन लोगों से बोलता है, चलो ठीक है, फटाफट एक अच्छा सा रीजन दे दो और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वो बोलता है यस सर, और जनरल उसे रीजन देने लगता है। वो कहता है, जिस पर्सन को मैं बचाने की बात कर रहा हूँ उस पर्सन ने एक क्रेकेन के बेबी को जो कि 40 लेवल का था उसे एक ही हिट में मार गिराया। अब ये सुनकर वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो कहती है, क्या तुम सच में, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एक ए रैंक के हंटर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल, और देखा जाए तो वो एस रैंक का हंटर भी हो सकता है, वो भी हमारी मिलिट्री से। पर वो मोटा सा जनरल बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे एस रैंक के जो हंटर है वो अपने मिशन पर गए हुए हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई एस रैंक का हंटर गया हो। तभी वो लेडी हमारे जनरल से पूछती है, आखिरकार तुम्हें उसकी लेवल क्यों नहीं पता? तुमने अपने सिस्टम में चेक तो करी होगी। अब ये बात सुन के वो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था और चुप हो सका था। वो बोलता है, इसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसकी लेवल देखने के लिए लायक ही नहीं था, क्योंकि मेरे सिस्टम में एरर आ गया था जब मैं उसकी लेवल देखने गया। अब ये सुनकर वो लेडीज पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी, उसके रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। उसके साथ ही वो जनरल उससे एक बात और कहता है, जब मैंने उस स्किल्स को, लेवल देखने वाली स्किल्स को उसके ऊपर यूज किया था, मैं पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। और ये बात सुनने के बाद वो मोटा वाला मेजर जनरल भी कहता है, इसका मतलब कि वो कम से कम 100 लेवल का तो होगा ही। और उसके साथ ही वो फिर से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये स्ट्रेंथ मिलना बहुत ज्यादा रेयर होती है, लेकिन फिर भी ये कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है जिसके कारण कि हम वो उस ऑपरेशन को रोक दें। इस जो एक और वहाँ पर जनरल होता है जो कि उसकी बात से एग्री हो गया था, वो हमें बताता है यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रूप्स मौजूद हैं। उसके बाद से 4 डिफरेंट प्रकार के कॉर्प्स मौजूद हैं जो कि पूरे के पूरे एरिया की निगरानी कर रहे हैं। हम अपने ऑपरेशन को ऐसे ही नहीं रोक सकते हैं, और हमारा ओरिजिनल प्लान जो कि वो बॉम्बिंग के बाद ही शुरू हो सकता है, और हम इसमें डिले नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें बोलने लगता है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, तो मैं इन सबको काट देता हूँ। एक बात मैं बोलूँ तो ये वो ऑपरेशन इसलिए नहीं रोक सकते, वहाँ पे ये बॉम्ब गिराना इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि उनके ऐसा ना करने से हजारों सोल्जर्स की डेथ हो सकती है, इसलिए वो लोग मना कर देते हैं। अब ये बात सुन के जनरल बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और उदास हो चुका था, और वो लेडी भी बड़ी ही मायूसी भरे चेहरे से बोलती है, चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती हूँ। और इसके साथ ही वो लोग उस कॉल को काट देते हैं। अब वो जनरल पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, उसके सोल्जर भी पूरी तरीके से हैरान और उदास हो चुके थे। जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब ये सब देखने के बाद एक सोल्जर को बहुत ज्यादा हिम्मत आती है, वो कहता है चलो ठीक है, मुझे ही कुछ करना होगा, और वो जनरल के बेल्ट से उस चाबी को छीन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और वो कहता है कि अभी भी 6 मिनट है, जब ये सब स्टार्ट होगा मैं 6 मिनट में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। और वो जीप को उठा के वहाँ से निकल जाता है। सारे के सारे लोग उसे देखने लगते हैं और जनरल से
एक सोल्जर कहता है जनरल, वैसे ये जनरल नहीं है, ये लेफ्टिनेंट है, पर लेफ्टिनेंट क्या है कि मेरी टंग जो है इतनी ज्यादा घूम नहीं सकती, तुम समझ सकते हो, इसलिए जनरल बोल देता हूँ मैं, आसान रहता है इसलिए। वो सारे के सारे लोग बाहर आ चुके थे। वो सोल्जर जनरल से कहता है कि जनरल क्या मुझे उसे वापस लेके आना चाहिए, पर जनरल कहता है नहीं, उसे जाने दो, ये उसका डिसीजन था, उसे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम देखते हैं सोल्जर को जो कि अपनी पूरी स्पीड से सोरा को बचाने के लिए गया होता है, लेकिन उसे क्या पता कि सोरा कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे नहीं लगता कि ये जो बमबारी होने वाली है वो भी सोरा का कुछ बिगाड़ सकती है। इसके साथ ही हम देखते हैं सोरा का सीन जो कि मॉन्स्टर से वहां जाके भी लड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर्स को चुटकी में खत्म कर रहा था भाई, लिटरली चुटकी में। अब मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को हम यहीं पर रोक देते हैं। अब अगली वाली वीडियो जो इसका अगला पार्ट है मैं पक्का से लेके आऊंगा। इसके पहले की जितने भी मैंने सीरीज मतलब कि जितनी भी मानवा मैंने एक्सप्लेन करी है वो मैंने कंटिन्यू नहीं करी है, पर इस वाली को मैं पर्सनली कंटिन्यू करूंगा। और अगर तुम उस वाली पे भी व्यूज कर देते हो, जैसे कि अगर इस वाली वीडियो पे तुम 10 लाइक कर देते हो तो मैं पक्का सा इसका सेकंड पार्ट एक हफ्ते के अंदर ही लेकर जाऊंगा, या बोलो तो 3 दिन में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी 10 लाइक कर दो फटाफट और मैं इसका वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर जाऊंगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।
Twist it up your head.
You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. You ain't got a tag. Switched it up, yo.
attack. Switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your switched it up, switched it up, your You ain't got attack. switched it up, your
Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head. You ain't got a tag. Switched it up, your head. Switched it up, switched it up, your head.
got attack. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. Darker, you ain't got attack. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. Darker, you ain't got attack. Switched it up, yo. Switched it up, switched it up, yo. Darker, you ain't got attack.